हेलो गाइज। पिछली वीडियो में हमने एनवीएस के 2 पार्ट कंप्लीट किए थे जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिसके 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन होगा। संघीय सरकार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं, वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में सेकंड और थर्ड पार्ट है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। संघीय व्यवस्था के सिद्धांत साथ रहना के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में से कौन सा आता है? तो इसमें ये आता है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित देशों में किस में 2 दलीय व्यवस्था है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां 2 दलीय व्यवस्था है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो 79 सीटें हैं वे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, ये बिल्कुल राइट है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के अधिकार दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये राइट है, तो ये फोर्थ ऑप्शन में तीनों ही, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4। भारत में सामाजिक विविधताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सांस्कृतिक असमानताएं, आर्थिक, राजनीतिक और भाषाई। तो जो सांस्कृतिक और भाषाई असमानताएं हैं वे सामाजिक विविधता के लिए उत्तरदायी हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्वतंत्र और निर्भय चुनाव हुए हैं? तो जो कनाडा है वहां पर स्वतंत्र और निर्भय चुनाव हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वासियों के वोट का महत्व अन्यों से अधिक है? तो ये है फिजी कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनकी वोट का महत्व जो बाहर के निवासी हैं उनसे अधिक है। 130 क्वेश्चन है, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है। तो ये है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो जो पश्चिमी बंगाल है वहां का निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ग्राम पंचायतें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ग्राम सभा के अंतर्गत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा भारतीय संसद के अंग होते हैं लेकिन न्यायपालिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका निर्धारण नहीं करता? तो ये नागरिकों की शक्ति का निर्धारण नहीं करता, बाकी नागरिकों का अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सरकार की शक्ति का आधार सरकार के कार्य, तो इन तीनों का करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से किसका गठन किया गया था? ड्राफ्टिंग समिति, संविधान सभा, संवैधानिक समिति, संविधान समिति। तो जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव होता तो उसे क्या कहते हैं? तो कोई अगर इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए और टाइम से पहले चुनाव हो जाए तो उसे कहते हैं उपचुनाव। 137 है, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक दृष्टिकोण था? तो ये नाजीवाद के प्रवर्तक थे, यहूदी विरोधी, नार्डिक आर्य श्रेष्ठ था, जातीय सोपान। तो ये तीनों ही थे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था मार्क्स ने। फ्रांस ने में 1791 में निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा की? तो जो ओलंप दे गूंज है अखबार उसने की थी महिलाओं के अधिकारों की घोषणा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्साय संधि पर हस्ताक्षर हुए जो 1919 में हुई थी संधि
जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी। क्यों थी ये? क्योंकि जर्मनी के सभी समुद्र पार के देशों को छीन लिया गया। राइट है ये। अल्सेस और लोरेन थे जो फ्रांस को दे दिए गए थे। जर्मनी को विसैन्यकृत कर दिया गया था, मतलब कम सेना रख सकता था वो, उसे ज़्यादा सेना का अधिकार नहीं था। युद्ध का भारी हर्जाना भी थोप दिया था। तो ये चारों ही ऑप्शन है राइट ऑप्शन होंगे। मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? तो 1918 से पहले थी पेट्रोग्राड रूस की राजधानी, और फिर उसको मॉस्को में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्नलिखित देशों के किस समूह के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो जर्मनी, जापान, इटली है, इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेनिन ने 1917 में रूस से लौटने के बाद प्रावदा समाचार पत्र में व्यक्त किए गए विचारों का स्वरूप क्या था? तो इसका था द अप्रैल थीसिस। ऑप्शन नंबर 4। लेनिन का 1917 का प्रथम शासकीय अधिनियम क्या था? तो ये था शांति अध्यादेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसमें राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये हुआ था रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, उसमें राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया को फ्रांसीसी रिक्त लेगेसी है, तो ये है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 1804 में नेपोलियन के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य परिस्थिति थी? तो जो नेपोलियन का 1804 में उत्थान हुआ था और 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसका पतन हुआ, तो इसके उत्थान का कारण था राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांस के राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो जो राष्ट्रगान है वो है राजेट दे एल एस्ले की रचना है ये। 149 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी को भयावह सदी का नाम दिया है? तो जो विंस्टन चर्चिल है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, इन्होंने 20वीं सदी को भयावह सदी कहा, क्योंकि इसी में 20वीं सदी में ही पहले 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फिर 1939 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 150 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए, मतलब जो पहले हुई है उसे पहले और जो बाद में हुई उसे बाद में रखना है। तो सबसे पहले हुई थी कराची अधिवेशन 1931 में, फिर हुआ सामुदायिक पुरस्कार, फिर हुआ पूना पैक्ट 1932 में, और लास्ट में हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में कौन उपनिवेशवाद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो जो अन्य देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, ये उपनिवेशवाद की अवधारणा के अनुरूप है। उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कराएं, ये भी, यह साम्राज्यवाद का एक रूप है, ये भी राइट आंसर है। यह नव उपनिवेशवाद का एक रूप है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति घटित हुई, तो ये हुई थी 1780 से 1850 के बीच में, जो ये 70 साल हैं, इनके बीच में प्रथम औद्योगिक क्रांति घटित हुई। निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिसमें महामंदी के कुप्रभाव का अनुभव नहीं किया। तो इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इन सब ने किया था, लेकिन रूस ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी ये महामंदी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो हुआ 1931 में 26 जनवरी को, पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, कराची अधिवेशन हुआ 1931 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ अक्टूबर 1940 को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा, ACBD। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, उन्होंने किया था ये। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना हुई। तो जनगणना शुरू हुई थी 1871 को, लेकिन पूर्ण जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। जनसंख्या की वृद्धि दर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो वर्धित जन्म दर और मृत्यु दर में ज्यादा अंतर होगा तब जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन है ये, जनांकी संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल और उसकी विशेषताएं दी गई है, उनका मिलान करना है। तो जो पहली अवस्था होती है उसमें प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों उच्च होती हैं, तो पहले से मिलेगा बी। सेकंड में क्या होता है, प्रजननशीलता शुरू में तो उच्च बनी रहती है लेकिन फिर कम हो जाती है और मृत्यु दर तो घटती है, तो दूसरे हो जाएगा डी। तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों घटती हैं, तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत में आजकल सर्वाधिक सूती कपड़ा मिलें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है निजी क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल बोया क्षेत्र उसके कुल क्षेत्र के 10% से भी कम है? तो जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उसके 10% से भी कम क्षेत्र पर फसलें होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चंबल के खंड निम्नलिखित में से किसके अच्छे उदाहरण हैं? तो ये है अवनालिका अपर्दन के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। किसी क्षेत्र में किसी उद्योग की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें है न्यूनतम लागत की कम लागत के द्वारा उद्योग स्थापित किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 164 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा बहती है? तो जो कनारी धारा है ये बहती है उत्तर पश्चिम में अफ्रीका के। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और रणथंभौर राजस्थान में है। भार और यात्री सेवाओं के लिए निम्नलिखित परिवहन के साधनों में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग ये तो हैं लेकिन पाइपलाइन अलग है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि भार और यात्री सेवाएं पूछ रखी है तो पाइपलाइनों का इससे कोई मतलब नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। पर मीटर मापने की इकाई होती है अंश और हर दोनों की एक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 169 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है? तो जो गैस से जलवाष्प धूल कण तो होते हैं लेकिन तापमान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन है। घटक का मतलब उसके अंदर क्या क्या है ये नहीं पूछ रखा, तापमान कितना है। 170 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा क्या होती है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा होती है घड़ी की सुई की दिशा में, और उत्तरी गोलार्ध में होती है घड़ी के विपरीत दिशा में। और जो प्रति चक्रवात होता है वो इसका उल्टा होता है, उसकी तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की पूछ रखी है तो घड़ी की सुई की दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो जो सरसों है वो रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या बिग बैंग थ्योरी है वो करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। जल और थल का वितरण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है? तो इसकी की गई है प्लेट विवर्तनिक से। ऑप्शन नंबर 2। जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कदम उठाने वाला कौन होता है? तो जो आपदा एकदम आती है तो तब तो जहाँ पर वो आपदा आई है उसी समाज के सदस्य उठाएंगे, तो प्रभावित समाज के सदस्य, इसका राइट ऑप्शन होगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुनामी के आने के कारणों को ज्ञात कीजिए। तो सुनामी के आने भूकंप का आना, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन का तो सुनामी से कोई मतलब नहीं होता, चंद्रमा का अपकर्ष भी। तो फर्स्ट और सेकंड राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। स्थिति के आधार पर हिमालय की एक भिन्न चोटी को ज्ञात कीजिए। तो जो कंचनजंगा है वो भारत में है, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। तो इसमें अलग है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। कुमायूं हिमालय स्थित है। तो कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सघन वन पाए जाने का निम्नलिखित में से सबसे अनुकूल कौन सा कारण है? तो ये है पवनाभिमुख ढाल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवकृत कारक की पहचान कीजिए।
खराब जल निकासी, खड़ी ढलाने, भूमि उपयोग प्रतिरूप ढलानों की कठोरता। तो इसमें आएगा भूमि उपयोग प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को ज्ञात कीजिए। मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना, यह भी उनका मुख्य उद्देश्य होता है। फंसे हुए जीवित व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देना, फर्स्ट एड, वो भी ठीक है। मृतकों के शवों की सुपुर्दगी, बरामदी एवं निपटान का काम करना, ये भी ठीक है। जानकारी के सभी स्रोतों को सुनना, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? तो जो सूखा है उसको आग है उसको मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। सूखा, भूसंकलन और अपरदन इसको मानव निर्मित नहीं कहा जा सकता। सूखा को छोड़कर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा एक नोडल मंत्रालय करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय। 183 क्वेश्चन है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनमें बचतों और ऋणों की गतिविधियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी निर्धनों में सबसे निर्धन से संबंधित है? तो जो अंत्योदय योजना है 2000 में आई थी, ये सन 2000 में, तो ये निर्धनों में निर्धन है, सबसे निर्धन से संबंधित है। 185 नंबर क्वेश्चन है। ऋण लेते समय कर्जदार निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देता है? तो जो अदायगी की कड़ी शर्तें होती हैं उनसे उनको भी देखता है, वो ध्यान रखता है उस पर। अधिक सार्थक ऋणाधार पर भी करता है। निम्न ब्याज दर पर भी करता है कि ब्याज दर कम हो। उधार लेने की आसान शर्तें, इस पर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 186 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको ऋण की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? अदायगी का स्वरूप, ब्याज दर, सार्थक ऋणाधार, तीनों को किया जाता है लेकिन बचत को नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत में 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजनाएं प्रारंभ की गई? तो 1993 में आई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ग्रामीण रोजगार योजना आई 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। और ग्रामोदय योजना आई 2000 में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निवेश मानव पूंजी के रूप में निवेश नहीं है? तो जो पर्यटन है वो मानव पूंजी के रूप में निवेश नहीं है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। मानव में कौन सा आयु वर्ग अर्जक जनसंख्या के अंतर्गत आता है, जो मतलब कमाई करता है? वो है 15 से 59 वर्ष। 15 से कम बच्चे होते हैं और 59 से ज़्यादा बूढ़े होते हैं, तो ये कमाई नहीं करते। तो अर्जक जनसंख्या होती है 15 से 59 वर्ष के बीच की। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गरीबी का अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम गरीबी का अनुपात है गोवा में। भारत में खाद्यान्नों में निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित किया है? तो ये किया हरित क्रांति ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत में 14 नवंबर 2004 को निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा प्रारंभ किया गया था? तो 14 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अल्प बेरोजगार घटित होती है जब लोग कार्य करने की क्षमता के अनुकूल काम का कम होना, मतलब क्षमता तो अधिक है लेकिन काम कम होता है, तो इसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी। अकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो जो श्रमिक लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बाकी बैंक, श्रमिक, डॉक्टर, व्यापारी ये नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। विकासीय लक्ष्य के संबंध में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिली, वह अपने फैसले स्वयं कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। तो ये तीनों ही शहर के अमीर परिवार की एक लड़की कर सकती है। राजस्थान से संपन्न किसान का तो इसमें नाम ही नहीं आया। 3rd ऑप्शन भी किसान से संबंधित है। 4th ऑप्शन है निजी फर्म से, तो वो भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो कुम्हार, बढ़ई, फैक्ट्री श्रमिक एक से हैं लेकिन बैंक श्रमिक अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। उत्पादन का प्राकृतिक प्रक्रम निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है, जो प्राकृतिक प्रक्रम है वो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 198 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे किसमें अधिकतर श्रमिक सेवा सुरक्षा का आनंद उठाते हैं? तो जो श्रमिक हैं वो संगठित क्षेत्र में
सुरक्षा का आनंद उठाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत में तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है? अनेक सेवाओं की आवश्यकता बढ़ रही है। कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है। तो तीनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। ये बताना है कि क्या यह कथन का कारण कंप्लीट करता है क्या। ये श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। श्रीलंकाई तमिलों में बेगानापन बढ़ा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये था एनवीएस का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।